वाला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे, ईद बिल्कुल सर पे आ चुकी है और आज ऑलमोस्ट चांद रात है ईद के हवाले से, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ईद के करीब और ईद की वजह से लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ एसओपीज बिल्कुल छोड़ दी हैं। ना ही लोग मास्क पहनने की एहतियात कर रहे हैं, वैक्सीन तो बिल्कुल ही नहीं लगवा रहे, हाथ धोने से भी लोग बिल्कुल भूल गए हैं हाथ धोना। हुजूम इतना इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बार बार एनसीओसी और गवर्नमेंट खबरदार कर रही है कि खुदा के लिए एसओपीज की एहतियात कर लीजिए, वरना जो फोर्थ वेव है जिसमें डेल्टा वेरिएंट जो है बहुत प्रिवेल कर रहा है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज ईद से पहले ये स्पेशल प्रोग्राम खास तौर पे कोरोना वायरस की एसओपीज के हवाले से करने का मकसद ये है कि आप सब तक ये पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाया जाए कि ईद पर कितनी एहतियात करनी है, एसओपीज की जरूरत क्या है, और खास तौर पे वैक्सीनेशन के खिलाफ जो लोगों के जहनों में एतराजात हैं और वैक्सीन की प्रोविजन, पाकिस्तान में कितनी वैक्सीन पाई जाती है, कि ये वैक्सीन की शॉर्टेज तो नहीं है। ये सारे बहुत से अहम सवालात हैं जिनका आज इस प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, जिनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत अहम किरदार है एनसीओसी में कोरोना वायरस से निमटने के खिलाफ। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जिस तरह से फोर्थ वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है और बार बार इंतबाह किया जा रहा है, बार बार खबरदार किया जा रहा है एनसीओसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि खुदा के लिए एसओपीज पर एहतियात करें। तो आज हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ईद से पहले एक बार फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की जबानी ही आपको जो है बताया जाए कि कितना जरूरी है कि आप ना सिर्फ वैक्सीन लगवाएं बल्कि एसओपीज पर भी अमल करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये फोर्थ वेव डेल्टा वेरिएंट की मजीद बढ़ जाती है तो जिस तरह खुदा ना खास्ता भारत में तबाही नजर आई है, खुदा ना करे कि वही प्रोजेक्शन पाकिस्तान में भी हो। तो इन सारे मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया, यू ऑलवेज काइंड। आपसे हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने इंतहा की मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं। सर इस वक्त ईद बिल्कुल सर पर है, बिल्कुल आन खड़ी हुई है ईद, लेकिन जिस तरह से आप लोग खासतौर पे आप एनसीओसी गवर्नमेंट बार बार इंतबाह कर रही है कि फोर्थ वेव का खतरा मौजूद है, सर इस वक्त सिचुएशन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है फोर्थ वेव के हवाले से? सर मैं समझता हूँ जी फोर्थ वेव का आगाज डेफिनेटली हो चुका है। अच्छा। और अब ये इसका साइज क्या होता है, ये कितनी बड़ी होती है, इसका इन्हिसार एक दो बातों पे है, जिसमें एक तो बहुत ऐसी चीज है जो हमारे किसी हद तक अपने हाथ में है, हमारे एक्शंस जो हैं उसी का कुदरत हमें समझ देती है। और अभी भी हम अगर कुछ एहतियात बरत लें तो ये वेव जो है इसकी ऊंचाई शायद इतनी ना जाए। लेकिन दूसरा आपने खुद ही जैसे बताया और बड़ी अहम आपने बीच में कर दी अपने इंट्रोडक्शन में, वो ये थी कि ये जो नए वेरिएंट हैं, खासतौर पे जो एक वेरिएंट है डेल्टा जिसको बोलते हैं जी, ये गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत तेजी से फैलता है। और जो पिछला वेरिएंट यहाँ ज्यादातर प्रिडोमिनेंट था जिसको यूके वेरिएंट बोलते थे जी, वो जो नॉर्मल हमारा वाइल्ड टाइप वायरस था वो उससे फर्दर थोड़ा था। तो ये जो आने वाले जरासीम हैं, जो वायरसेस हैं, इनमें फैलाव की जो ताकत है वो थोड़ी बढ़ जाती है और यहाँ में बढ़ती नजर आ रही है। ठीक। तो ये कंसर्न की बात है डेफिनेटली। तो सर आप क्या समझते हैं कि खुदा ना खास्ता लोग जिस तरह एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे, तो आप लोग एनसीओसी में बैठे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं कि कितना साइज बढ़ सकता है? खुदा ना खास्ता कहीं भारत वाली सिचुएशन अगर डेल्टा वेरिएंट हमारा मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक तो ये बताएं कौन से शहर में पाकिस्तान के या कौन कौन से शहरों में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ज्यादा पाया जा रहा है, और खुदा ना खास्ता इसका साइज क्या हो सकता है, इसकी प्रोजेक्शन क्या हो सकती है? सर सही है जी। डेल्टा वेरिएंट तो तकरीबन मुल्क भर से जहां भी हम सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं वेरिएंट्स के लिए, देखिए नॉर्मल टेस्टिंग तो हो रही होती है ना, लेकिन जहां भी हम वेरिएंट्स की टेस्टिंग करते हैं तो हमें तकरीबन हर जगह इन वेरिंग क्वांटिटीज ये बाहर कैफ नजर आ रहा है। इसका मतलब है जब माशरे में मौजूद हो और वो फैलता भी तेज हो तो फिर खुद ब खुद जिसको हम
एवोल्यूशनरी लैंग्वेज में सर्वाइवल एडवांटेज बोलते हैं कि उसका जो फैलाव और उसका जो ग्रिप इन द सिस्टम है वो तेजी से होती है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस स्टेज पे हैं हम? माइल्ड है, एवरेज स्टेज है, तशवीशनाक स्टेज है, डेंजरस स्टेज है? सर किस स्टेज पे हैं हम इस वक्त? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज वो सिचुएशन है खुदा न खास्ता कि हमारा सिस्टम इस वक्त क्रम्बल कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ रही है, ये ऐसी चीज तो नहीं है इस वक्त। लेकिन देखिए, जब ये ऐसा शिफ्ट है, ये ऐसी ट्रेन है कि जब तक इसकी ब्रेक आप खींचते हैं इसको रुकते भी टाइम लगता है। तो आज भी हम अगर एहतियाती तदाबीर लें तो हो सकता है कि ये एदाद व शुमार फर्दर बढ़ें और ये तशवीशनाक हद तक जा सकते हैं। और इसका कंट्रोल किसी हद तक हमारे पास है। हम अगर मास्क का इस्तेमाल कर लें और हजूम और भीड़ में ना जाएं तो मैं समझता हूँ अभी भी ये वेव जो है ये इतनी हाई पीक पे शायद ना जाए। लेकिन अगर हमने इसमें बद एहतियाती की तो आप यकीन कीजिए कि इसमें पूरा पोटेंशियल है कि तीसरी वेव या उससे भी ज्यादा जा सकती है। तो आप यानी कि फरमा रहे हैं कि इस वक्त हम एवरेज स्टेज पे हैं और प्रोजेक्शन हमारी टुवर्ड्स डेंजरस की तरफ जा रही है, राइट? या तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है? दैट इज अ फेयर वे ऑफ सेइंग इट, बिल्कुल सही। ओके। तो सर कौन कौन से फैक्टर्स इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बिकॉज हमने ये देखा कि जैसे ही पॉजिटिविटी रेट कम आती है हम गवर्नमेंट एनसीओसी सब कुछ खोल देती है, शादी हॉल्स भी खोल दिए, इंडोर डाइनिंग भी खोल दी, स्कूल्स में इस वक्त जो है वो खोल दिए गए थे, एग्जाम्स इस वक्त हो रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस फोर्थ वेव? मैं समझता हूँ कि जी तकरीबन हर उस एक्टिविटी का इसमें दखल है जहाँ ज्यादा लोग हों और खासतौर पे तंग और बंद जगह के ऊपर हों और मास्क का इस्तेमाल न करें। मेरे हिसाब से शादियां जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मास्क लोग इसलिए नहीं पहनते, एक तो तैयार होके आए हैं, फैशन भी तो करना है ना शादियों में और ऊपर से एक और दूसरा फिर खाना भी सर्व होता है। अब आप जब खाना मास्क उतारते हैं फिर लोग चढ़ाना भी भूल जाते हैं। एक ही दूसरा मैं समझता हूँ कि जो इंडोर डाइनिंग है उसी रीजन की वजह से कि क्योंकि आपने मास्क नहीं पहना हुआ और आप बहुत क्लोज क्वार्टर्स में बैठे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, जो वायरस है वो तो ये तफरीक नहीं करता कि कौन सा सेक्टर है। वायरस तो सिर्फ एक चीज देखता है कि मुझे एक अगला मरीज, मैं जिस एक मरीज के अंदर उसके सांस से निकल रहा हूँ, मुझे अगला मरीज करीब से नजर आ जाए तो मैं जंप लगा के चढ़ जाऊँ उस पर। ये है, दिस इज इट। इससे ज्यादा कोई ज्यादा इसमें साइंस नहीं है। तो ये वो तमाम जगहें जहाँ हम हजूम में बैठ रहे हैं ना, वहाँ ये चीज हमें तंग करेगी। ठीक है। तो सर क्या असद उमर साहब ने तो वार्न कर दिया था कि अगर इस तरह से एसओपीज की खिलाफ वर्जी रही तो फिर हमें शादी हॉल्स बंद करने पड़ सकते हैं, इंडोर डाइनिंग बंद करनी पड़ सकती है। तो इस वक्त किस स्टेज पे एनसीओसी की थिंकिंग है? क्या ये चीजें दोबारा बंद की जा सकती हैं या होने वाली हैं? मैं समझता हूँ जी बिल्कुल आपने जो चीज पॉइंट आउट की उसका जवाब ये है कि कौमी डिसीजन मेकिंग में जहाँ इतनी अहम चीजें हों वहाँ हर डिसीजन लिया जा सकता है। और अगर खुदा न खास्ता हम उस नहज पे पहुँचते हैं तो हमें ये चीजें बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा। सर शादी हॉल्स को तो छोड़ दें, इंडोर डाइनिंग को तो छोड़ दें, हमें बाहर बाजारों में चलते हुए हम कहीं ड्राइव कर रहे हों, कहीं पर भी मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर आप कहीं जा रहे हों तो लोग आपको मास्क पहनते हुए नजर नहीं आते हैं। तो सर इसके लिए फिर क्या एनसीओसी क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है? किस तरह आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा? इसमें जी दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसे आपने लाहौर में देखा होगा, वो इनके जो कमिश्नर साहब हैं उस्मान साहब, कैप्टन उस्मान, उन्होंने एक मुहिम शुरू की ये मास्क पहनने के हवाले से। तो एक तो अवेयरनेस का और इस बात को उजागर करने का भी जरूरत है। देखिए, हमारे अवाम इतने भी लापरवाह नहीं है या इतने गैर जिम्मेदार नहीं है, हमने याद भी करवाना होता है। लेकिन फिर जहाँ गैर जिम्मेदारी की डेमोन्स्ट्रेशन हो वहाँ थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी याद दहानी, थोड़ी सी एनफोर्समेंट कि भाई आप इस जगह नहीं आ सकते। अगर आप दुकानदार हैं, आप कह दें कि भाई ये मास्क है, आप इसको पहन के अंदर आइए, वरना हो सकता है मेरी दुकान को बंद कर दे। तो ये हम क्लोजर भी कर रहे हैं, ये हर रोज हो रहे हैं। हम इसकी शायद इतनी तशहीर नहीं कर रहे, लेकिन अभी हॉल, दुकानें, बिजनेस प्लेसेस, इन तमाम को बंद भी किया जा रहा है जहाँ वाज़ेह खिलाफ वर्जियां हों। लेकिन जाहिर है पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है वो इतने बड़े मुल्क में हर जगह तो नहीं हो सकता। अब सर प्लीज इसकी तशहीर भी करवाइए। अगर आप लोग तशहीर नहीं कर रहे तो प्लीज इसकी जो है वो प्रमोशन करवाइए कि जी बिजनेसेस बंद हो रहे हैं जहां पे एसओपीज की खिलाफ वर्जी, ताकि बाकी लोग जो है वो इससे नसीहत हासिल करें, वो डर जाएं इससे और अपने बिजनेसेस के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। सर जरूर तशहीर करें, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर क्या इस वक्त एनसीओसी की थिंकिंग क्या है, थॉट क्या है? क्या लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं या जैसा आपने थर्ड वेव में अपना एक
प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस अपनाया था कि जहां जहां केसेस ज्यादा आ रहे हों वहां स्मार्ट और जुजवी लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये करेंगे सर दोबारा? जुजवी तो ऑलरेडी शुरू है जी वरीदा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। जुजवी तो बाहर कैफ शुरू है और वो चल रहा है, और बहुत जगह में हर रोज जो हम बड़े तमाम शहर हैं उनके जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो उनका डेटा होता है ना कि जहाँ केसेस ज्यादा हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बहुत सारे, कम से कम 15-20 शहरों का जो ये डेटा है हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज को दे रहे हैं ताकि उनको लिमिटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन करने में आसानी हो। यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे ना फोर्थ वेव में, जो कि बहुत डेंजरस भी खुदा न खास्ता। मैं भी कभी भी हमेशा कहता हूं कि नेवर से नेवर, किसी भी चीज को आप अपने डिसीजन मेकिंग से एज ए नेशनल एंटिटी कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन फिलहाल हमारे डायरेक्शन जो है वो स्मार्ट और लिमिटेड और टारगेटेड किस्म की स्ट्रेटजीज पे है। सर आपने फरमाया कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट देखने में आ रहा है, जीबी में देखने में आ रहा है, तो हमने देखा था कि थर्ड वेव में जब जीबी के इलेक्शंस होने थे तो वहां पे सियासी जलसे जुलूस हो रहे थे, तो उससे बहुत ज्यादा फैला। एंड आई नो कि आप सियासत के हवाले से जवाब नहीं देंगे, बट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ द होल सम स्ट्रेटजी मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ कि आजाद कश्मीर इलेक्शन, जलसे जुलूस मुजफ्फराबाद वगैरह वगैरह इलाकों में होना, एजेके में, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या यूके से जो आ रहे हैं मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के लोग वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट में वहां फैलने में? देखिए जी, जहां तक तो इन्फ्लक्स है उसको तो हमने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि जितनी इनबाउंड फ्लाइट्स हैं, आप कई महीनों से बड़ा हम स्ट्रिंजेंटली वो हर एक का रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, और जनरली सिवाय कुछ इक्का दुक्का वाकयात के जनरली लोग तारीफ करते हैं कि भाई आपका ये सिस्टम ठीक चल रहा है, सबके टेस्ट भी होता है और जल्दी जल्दी वो फारिग करते हैं, और उसमें हमने जो पॉजिटिव पकड़े हैं हम उनको क्वारंटीन भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उधर तो जो किया जा सकता था, मुमकिन एफर्ट वो की गई है। अब जो जलसे जुलूस हैं, देखें हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक सियासी अमल है, हम समझते हैं बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या बहस है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी तो फिर एक गुजारिश, और मैं सबको ये विदाउट डिफरेंशिएशन टू एनी पार्टी, मेरा रीच आउट सबके लिए है कि देखें आप इतने लीडर्स हैं, आप नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, जब आप खड़े होकर कहते हैं लोग आपकी बात सुनते हैं, अपनी तकरीर से शुरू में और बीच में और आखिर में अगर 3 दफा याद दहानी कर लें कि लोग मास्क पहन लें, तो मैं समझता हूँ इसका भी फर्क पड़ेगा। और हम ये तमाम अपने लीडरशिप से सारे मुल्क की, मैं सिर्फ एक पार्टी या दूसरी तीसरी की नहीं कहता, जितने लोग वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, खासतौर पर बड़े लीडर, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मास्क एक खुद भी पहने और फिर अपने लोगों को भी कहें कि मास्क पहने, लोग फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात है, और ये उस शख्स की तरफ से कही हुई बात लग रही है जिसको तशवीश है पाकिस्तान के हवाले से, जिसको दर्द है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कहीं डेंजरस सिचुएशन में ना चला जाए। सर कंट्रीब्यूशन एग्जाम सेंटर्स की, एग्जाम इस वक्त हो रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, आपको पता है कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, ना सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शफकत महमूद साहब से अपील करते हैं कि एग्जाम्स कैंसिल करवा दें। तो एग्जाम सेंटर सर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सब चीजों के फैलने में? मैं समझता हूँ जी एग्जाम सेंटर स्केड्यूल वगैरह तो एजुकेशन की अपनी वो होती है, फैसला वो किस तरह तय करते हैं कौन सा इम्तिहान कब होना है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि फ्रॉम हेल्थ परस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर वो जगह हैं जहां इन्फोर्स कराना बहुत आसान है। देखिए एग्जाम सेंटर में हम कहते हैं आपने एक पेंसिल लाना है, एक पेन लाना है, ये कलम लानी है, ये चीज लाना है, ये ला सकते हैं, ये नहीं ला सकते, एक एनफोर्समेंट का माहौल भी है और वहाँ एनफोर्समेंट की ताकत है। वहाँ कैसे मास्क का इस्तेमाल नहीं होगा मुझे यही समझ आती, वहाँ जरूर होना चाहिए। और बाहर जहाँ खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं आने और जाने के वक्त, तो ये बच्चे हैं लेकिन इतने भी बच्चे नहीं हैं, इन सबको समझाया जाना चाहिए कि ये दूर खड़े हों एक दूसरे से और बहुत एक दूसरे को बगलगीर ना हो, हाथ ना मिलाएं, थोड़ा सा फासला रख लें, अगली दफा मिला लेंगे हाथ। राइट सर, क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से बहुत शिकायत हैं, जो लोग क्वारंटीना सेंटर्स में डाले जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, उसके बावजूद हमें वहां पे कैद करके रख दिया जाता है, एहतजाज हो रहे हैं, तो वहां पर एक बड़ी ट्रबलिंग सिचुएशन जो है वो सामने आ जाती है सर क्वारंटीन सेंटर्स पर। अच्छा जी, क्वारंटीन सेंटर्स जनरली जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं वो खुद ही चला रही हैं, अगर आपका स्पेसिफिक हो तो मैं देख लूंगा, लेकिन हमारी हमेशा एक स्ट्रेस रही है कि इनको क्वारंटीन सेंटर्स को कैद खाने नहीं बनाना, एक तो बताना है, दूसरा जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है उसी को लेके जाना है, सबको लेके नहीं जाना, और वो भी जो है उसकी महदूद मुद्दत है, 10वें दिन 11वें दिन उनको आप भेज सकते हैं जब आते हैं उस दिन से गिन के। तो उम्मीद तो ये है कि ये बेहतर रन होंगे, लेकिन
کہیں اس میں ہے تو پلیز مجھے آف لائن بھی بتا دیجیے گا کہ کوئی اسپیسیفک سینٹر کی شکایت ہو تو اس کو ایبسولوٹلی. سر کچھ 2-3 اہم سوالات ہیں، بلکہ 2 اہم سوالات ہیں جو میں نے سب سے آخر میں آپ سے پوچھنے کے لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ آپ اس کا تفصیل سے جواب دے سکیں. سر ایک تو ویکسین کی سچویشن، ویکسینیشن کی سچویشن، ایک تو عوام کی طرف سے مسلسل ریفیوزل ہے، عوام کی طرف سے ایک ہیزیٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، بہت بڑا طبقہ عوام کا ویکسینیٹڈ نہیں ہو رہا، ویکسین نہیں لگوا رہا، وہ اس میں ان کے اپنے متھس ہیں اینڈ ایوری تھنگ. تو سر آپ کے پاس اس وقت کیا پرسنٹیج ہے، کتنی پرسنٹیج نے ویکسین لگوا لی ہے؟ اور جو گورنمنٹ سے میرا سوال ہے، این سی او سی سے میرا سوال ہے کہ سر ویکسین جو لگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے میسر ہی نہیں ہے، تو کیا ویکسین کی شارٹیج ہو گئی ہے سر؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں خاص طور پہ جو میس ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پہ جس طرح احتجاج کیا اوورسیز پاکستانیز نے، پھر ایون عملے نے احتجاج شروع کر دیا، کام بند کر دیا کہ ہمیں رسک الاؤنس نہیں ملا. تو سر یہ ایک بڑا پریسنگ ایشو ہے، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ تفصیل سے آپ کا جواب چاہوں گی سر. زبردست جی، شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا، بیکاز یہ جو وقتی جو اس وقت کا ہمارا فیز ہے اس میں تو ہم ماسک اور پی آئیز اور ریسٹرکشن کے ذریعے کچھ اس کا کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ اینڈلیسلی تو نہیں ہو سکتا، حیات تو یہ مسئلہ نہیں چل سکتا. تو اس میں سے نکلنے کا راستہ ویکسین ہے. تو ویکسین میں پہلے آپ کو گڈ نیوز بتا دوں، 2 بہت اچھی نیوز ہیں. ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ پچھلے 5 دن سے لگاتار 5 لاکھ سے زیادہ ڈوزز لگ رہے ہیں، یعنی 500,000 سے زیادہ ڈوزز پر ڈے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم بڑا ملک نہیں ہیں، اور آپ نے کہا ڈاؤٹس اور یہ ساری باتیں، اس کے باوجود اس کے ہر روز 5 لاکھ پاکستانی آگے ویکسین روزانہ کی تعداد میں لگ رہے ہیں. اور جو کیومولیٹو ڈوزز ٹوٹل آج تک لگ چکی ہیں وہ 20 ملین ہیں، یعنی 22.7 ملین ڈوزز سو فار کیومولیٹو لگ چکی ہیں. اچھا، ایک یہ گڈ نیوز ہے. دوسری گڈ نیوز یہ ہے کہ ویکسین کی فراہمی میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں بیچ میں اگر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن شارٹیج آئی بھی ہے جون میں، تو اس وقت موجودہ مہینے میں اگست میں ہمیں کلیئر سپلائی نظر آ رہی ہے ٹینز آف ملینز آف ڈوزز کی. بے فکر ہو کے جائیں اور لگوائیے. تیسری بات، پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں 1 2 3 4 5 6 مختلف قسم کی ویکسین، سائنوفارم، سائنوویک، ایسٹرازینیکا، کینسائنو، فائزر، موڈرنا، یہ سب لگ رہی ہیں. اور آپ کو ایک اور اچھی خبر بتا دوں کہ یعنی یہ جو ایسٹرازینیکا کی جو سیکنڈ ڈوز ہے، جن لوگوں نے 3 مہینے پہلے لگوائی تھی، ان کی سیکنڈ ڈوز کی فراہمی ہو رہی ہے. اگلے 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو سیکنڈ ڈوز ہے ایسٹرازینیکا کی وہ لگنی شروع ہو جائے. زبردست. سائنوفارم کی بہت ڈوزز موجود ہیں، سائنوویک کی ڈوزز موجود ہیں، فائزر کی 13 ملین ڈوزز کا ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں، اور وہ بھی اس کی جو حصولی ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. موڈرنا کچھ آئی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور موڈرنا آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کسی قسم کی ویکسین کی سپلائی کی اور اس کی یوزیج کی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم 500,000 کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ملین اے ڈے پہ پہنچ جائیں، اور یہ بڑا ڈویبل نمبر ہے انشاءاللہ، تو ہم 1 ملین اے ڈے اگر کر لیں تو پھر ہم 1-2 مہینے میں اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہمارے گنجان آباد شہر اگر 50% سے اوپر کوریج میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم سیفٹی کی طرف آنا شروع ہو جائیں. زبردست. یعنی کہ ویکسین کی ایز وی اسپیک کوئی شارٹیج نہیں ہے پاکستان میں، رائٹ سر؟ بالکل نہیں ہے جی سر. اوکے، پرفیکٹ. سر جنہوں نے باہر جانا ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ میں، عرب کنٹریز میں، سر ان کے لیے بڑی پرابلم ہو رہی ہے. جو وہاں پر ہمارا جو طبقہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے ان کو ویکسین نہیں مل رہی. اب ان کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ نے فائزر، موڈرنا، ایسیکٹرا جو یورپین ہیں، جو امریکن ہیں، وہ لگوانی ہے آپ نے. سر اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. یہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اس وقت نا جب یہ معاملہ شروع ہوا تو ہر کسی نے ایک وہ کیا میں لفظ یوز کروں، یہ نیشنل لیول پہ بات اسٹیج پہ اچھا نہیں لگتا لفظ، لیکن ایک طرح کی بچپنا سا تھا کچھ کہ جی نہیں ہماری والی ہی ویکسین. نیچرل ہوتا ہے وہ ایک انیشل رسپانس، یا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک فیئر کی وجہ سے کہ بھئی ہاں پتہ نہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں. ہمارا اسٹینڈ اس میں بڑا کلیئر ہے، حکومت پاکستان کا اور ہمارا منسٹری کا NCOSA کا. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک ادارہ ہے جو ہے عالمی ادارہ ہے صحت ہے، جب وہ سرٹیفائی کر دیتا ہے ایک ویکسین کو تو اس کو مانا جائے. اب نیچرل ہے جب ملک اپنی ویکسین یا اپنے ہاں جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ ایونچولی تمام ممالک جو ہیں وہ WHO کے اس میں آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ آئے گا، اور کچھ شروع ہو بھی چکا ہے. اس میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ ٹرینڈ آ جائے گا. اچھا، لیکن جہاں کہیں مجبوری ہے ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ نے بتایا اسلام آباد میں ایک دن
2 दिन ऐसे हुए कि प्रोटेस्ट भी हुई इस मामले पे, लोग आए भी, हमने साफ जगह जाना है तो वहाँ तो एक ही वैक्सीन लगवाएं। तो हमने कोशिश की कि उनको मॉडर्ना लगा दी जाए, और लगी, और इस बात का कुछ और भी खत्म हुआ और लोगों को थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी दी। सर अभी उनको लग रही है, सॉरी टू कट यू इन, अभी उनको लग रही है जिन्होंने सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट जाना है, इन अरब कंट्रीज में? जी, हमने ये कहा था कि अगर आपके पास इकामा है और जो आपका होस्ट मुल्क है उसकी है, अभी वो इस वक्त समझते हैं, और देखिए ये हर मुल्क का अपना राइट है, आप किसी को जोर नहीं लगा सकते। हम तो रेकमेंड कर सकते हैं कि जी WHO की इसको लिस्ट को माने, लेकिन बहरहाल हर एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। तो जब अगर किसी का इसरार है किसी मुल्क का, तो हम कहते हैं कि उधर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या स्टूडेंट जा रहा है किसी उसके लिए, तो आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा के जरूर लगा लें वैक्सीन। ठीक है। सो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है उनके लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं? उनके लिए अवेलेबल है, और फर्दर रहेगी, क्योंकि जैसे अर्ज की ना कि मॉडर्ना और आ रही है। ओके, मॉडर्ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, डबल डोजेस भी लगवा ली हैं, तो पाकिस्तान में उन लोगों को बूस्टर या एक और शॉट लगवाने की जरूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं अभी साल 6 महीने मजीद इंतजार करना चाहिए? इसकी क्या स्टडी है? क्योंकि सर अमेरिका में तो ये बात शुरू हो गई है, वहां पे तो कहना शुरू कर दिया गया कि जी आप बूस्टर लगवाना शुरू कर दें, बावजूद इसके कि डॉक्टर फॉसी जो है और CDC वो इसको फिलहाल रोक रही है। सर पाकिस्तान में आप क्या कहेंगे कि जरूरत है जिन्होंने 2 डोजेस भी लगवा ली हैं, कोई बूस्टर की या थर्ड शॉट की कोई जरूरत है? सर देखिए, ना सिर्फ के जिन बड़ी मुस्तनद शख्सियत का आपने नाम लिया, डॉक्टर फौजी वगैरह, मगर उसके अलावा आप ये देखिए कि WHO की रिकमेंडेशन क्या है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आप जो भी एक वैक्सीन लगवा रहे हैं उसी की डोजेज जो रिकमेंडेड हैं एक को लगवा के और वहाँ रुक जाएं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में तो बहुत वैक्सीन हो रही है, आपको पता है, मैंने आपको बताया 22 मिलियन डोजेज हम लगा चुके हैं। ऐसे ममालिक हैं जो अपनी 1% से भी कम पॉपुलेशन तक पहुंच चुके हैं। तो जहाँ दुनिया जहान में एक इतनी कैंप हो वैक्सीन का, वहाँ हम अपनी डबल डोजिंग लगाते फिरें, ये ठीक नहीं। हाँ, अमेरिका जैसा मुल्क है, हाँ वाफिर है, वो जो मर्जी करें उनके ऊपर कोई नहीं इंसान कह सकता, लेकिन ग्लोबली अगर हम बात करें तो इस वक्त रिकमेंडेशन तो हमारी ये है कि आप जो एक वैक्सीन है उसकी रिकमेंडेड डोज, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2 लगवा के रुक जाएं। लेकिन अगर कहीं बहुत मजबूरी है तो मेडिकली इसके ऊपर कोई इतना, जिसे कहते हैं ना है ना हाँ है, अननोन सा ये फैक्टर है। लेकिन यानी कि वेट करना मुनासिब है, अभी बूस्टर की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल जी इस वक्त वेट करना मुनासिब है। और कल मैंने एक ट्वीट भी की थी जस्ट टू शो अ लिटिल रॉ डेटा कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनमें इसकी बहुत थोड़ी है शराब इन्फेक्शन ब्रेक हुआ। ठीक, वंडरफुल सर, आपका हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। बहुत जरूरी था कि ईद के बिल्कुल आने से पहले जो लोगों के ज़हनों में सवालात हैं, और सवालात से ज्यादा जो लोग इस वक्त SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उसके हवाले से अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए। बहुत शुक्रिया वंस अगेन डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, एंड एन एप्रिसिएशन कि आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, NCOC सारी की सारी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। बहुत सी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे मजीद मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद बिल्कुल सर पे आन पहुंची है और पाकिस्तान में इस वक्त 4th वेव का खतरा और खदशा जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेक से पहले आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की तफसील से बात सुनी। सो इसी पर मजीद मेडिकल एक्सपर्ट्स से हम बात करेंगे और आपके जो सवालात हों और आपके जहन में जो एतराज़ात हों, ना सिर्फ वैक्सीनेशन के हवाले से बल्कि इस 4th वेव के खतरे और खदशे के हवाले से, और कितना ज़रूरी है और किस तरह से काउंटर कर सकते हैं आप और मैं इंडिविजुअल लेवल पे इस 4th वेव के, और खासतौर पे डेल्टा वेरिएंट जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान में। इसी पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की जबानी सुनिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है SOPs पे अमल करने के लिए। प्रोग्राम को ओपन करते हैं जी डिस्कशन के लिए। मेरे पास 2 ना सिर्फ पाकिस्तान में रिनाउंड बल्कि वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की। आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत मजबूत इनकी ग्रिप है तमाम मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से और ख़ासतौर पर इस वायरस के स्टडी के हवाले से। और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, वो इनके अंडर ही अप्रूव हुई हैं और उसका डेटा पब्लिश हुआ है और उसी वैक्सीन्स को आज आप कल लगवा रहे हैं और महफूज हैं। एंड सेकेंडली मेरे पास बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। बहुत से लोगों को इनके हाथ से शिफा मिली है इनके सारे करियर में, और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल में
कोरोना वायरस के दौरान बहुत से मरीज अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा रखी है। बड़े जबरदस्त पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, कितना बड़ा खतरा है इस वक्त डेल्टा वेरिएंट के हवाले से और फोर्थ वेव के हवाले से पाकिस्तान में, और इसके बढ़ने में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड सेक्टर्स कौन कौन से हैं? डॉक्टर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया गरीदा। मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी जब आपसे बात हुई थर्ड वेव में, तो हमने यही कहा था कि वेव्स का परसेप्शन बिल्कुल गलत है। ये कॉन्स्टेंट फिनोमिनन है, और इस कॉन्स्टेंट फिनोमिनन में जो रोलर कोस्टर जब ऊपर जाता है तो उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ऐसी है जो वायरस से रिलेटेड है कि वायरस अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर लेती है और अपना लगाव, खासकर स्पाइक प्रोटीन जहाँ से इसने लगना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें वेरिएशन ले आती है या म्यूटेशंस ले आती है। तो ऐसी वजह है कि मैं, आप और शाज़ली साहब नेक आदमी हैं, हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको म्यूटेट करने से रोक ले, वरना तो कोई अथॉरिटी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो म्यूटेट कर रही है और करती जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि 39,000 इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, और ये जो जिस डेल्टा म्यूटेंट की आपने बात की, ये बेसिकली दो म्यूटेशंस को मिला के बनी है 1.6.172, जिसमें तकरीबन 13 के करीब वेरिएशंस और म्यूटेशंस हैं, और मोस्टली इसकी स्पाइक प्रोटीन्स में है, जिसका मतलब ये है कि इसका लगाव काफ़ी हद तक बढ़ गया और बच्चों को, एडोलेसेंट्स को भी लगना शुरू हो गया। दूसरा, इसका जो विरुलेंस भी बढ़ गई कि इसने फेफड़े को अफेक्ट डायरेक्ट करना ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी की बजाय लोअर रेस्पिरेटरी, जो शाज़ली मंजूर साहब की स्पेशलिटी है, उसको ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू किया। पहले कोई 13 से 15% लोग अफेक्टेड होते थे जो इसमें मुब्तला होते थे माइल्ड डिजीज में। अब ये कोई 30% के करीब सीधा ही फेफड़े में अफेक्ट होता है, विच मीन्स मोर, अगर आप जिंदा भी रह जाएं तो ज़्यादा लंग डैमेज। अभी रिसेंटली हमने एक स्टडी भी शुरू की है इसी लिहाज से, जिसमें हम स्टेम सेल यूज़ कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी लोगों में करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हमें अपस्किल करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके जिंदा तो बच गए लेकिन क्रिपल हो गए रेस्पिरेटरी, तो उनको स्टेम सेल से हम ट्रीट कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी जो वजह इसके अप जाने की वजह यह है कि हमने जब इसको कम होती है या ये समझते हैं कि ये वेव ख़त्म हुई है, तो हम बिल्कुल आज़ाद समझते हो गए हैं कि ये ख़त्म हो गई है। हम ये नहीं समझते ये कम हुई है, हम परसीव करते हैं कि ये ख़त्म हो गई है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान जहाँ 1% से कम थी पॉजिटिविटी रेट, वो 27% पे ले गए, क्योंकि सारा पाकिस्तान वहाँ चला गया। जिस बस में 40 की गुंजाइश थी वहाँ 60 बंदे बैठे, जिस होटल में 100 बंदा ठहर सकता था वहाँ 200 ठहरे, और इसी तरह जिस रेस्टोरेंट में कोई 50 बंदों को खाना चाहिए था वहाँ कोई तकरीबन 150 बंदा घुस गया। तो उसका ये नतीजा हुआ कि लोग जो लेके गए वेरिएंट्स और जो वायरसेस वहाँ पे, उन लोगों को, लोकल को भी इन्फेक्ट किया। अब वहाँ से जब वापस आए सारे, तो वो बड़े शहरों में इन्फेक्ट करें, तो इट्स नॉट, हमने प्री मैच्योरली आज़ाद कर दिया था लोगों को, तो उस प्री आज़ाद करने से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ और बहुत सारी जिंदगियां भी गई। और आज खासकर ये जो सीज़न है ये बकरा ईद का, तो ऑब्वियसली हर कोई पूरे ख़ानदान को ले जाता है बकरा ले जाने, बच्चों को, बड़ों को, और वहाँ पे कोई इंतज़ाम बिल्कुल मास्क का या हाथ धोने का नहीं है। तो ये लाइकली है कि ईद पे ये और ज़्यादा एस्केलेट होगी, और हमें उम्मीद कर रहे थे कि इसमें लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो नहीं लगा। वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड कंसर्न्ड अबाउट इट, बिकॉज ईदें तो आती रहेंगी, इंसानी ज़िंदगी कोई चली गई तो वो वापस नहीं आनी। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत तशवीशनाक आगे दिन आ रहे हैं हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी जो मेडिकल फोरसाइट है वो क्या प्रेडिक्ट कर रही है कि ये फोर्थ वेव खुदा न खास्ता कितनी खतरनाक हो सकती है? बिकॉज जितनी तेजी के साथ डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, और किन किन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड सेक्टर्स की वजह से ये फैल रहा है, और आप इसकी प्रोजेक्शन क्या होते हुए देख रहे हैं? खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड, कहीं भारत वाली कंडीशन तो हमारी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम गरीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने मेरे बहुत तफसील से सारी बातें आपके प्रोग्राम में बता दी हैं, और मैं उनसे एग्री करूंगा कि देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें प्री मैच्योर कर दी थी, और हमें पता था कि
یہ ویریئنٹ ہمارے ہمسایہ ملک سے اوریجنیٹ کیا ہے اور UK کے اور بہت سے 100 سے زیادہ ممالک میں گیا، اور ہماری یہ پریڈکشن تھی کہ یہ عید کے بعد دوبارہ سے ویو یا جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کی سرج آئے گی اس ڈیلٹا ویریئنٹ کی، ڈیلٹا پلس اور ڈیلٹا کی، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہاسپٹلس جو بھر گئے ہیں، میرا اپنا جو خود سے یونٹ ہے میرے پاس بھر گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہی بنتی ہے جیسا ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ہم نے ایک دم سے حکومت نے تو کھول دیا اپنی طرف سے سارا کچھ، اور لوگوں نے گلیات میں چلے گئے، مطلب پورا پاکستان ایسے لگتا تھا کہ گلیات پہنچ گیا ہے. اور اگر آپ مظفر آباد کی جو انفیکٹیوٹی ریٹ دیکھیں، جو آپ گلگت بلتستان کی جیسا ڈاکٹر جاوید اکرم کہہ رہے ہیں، وہ 27% تک پہنچ گیا. اب وہی لوگ ریٹرن ہوں گے، وہی لوگ واپس جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، علاقوں میں، اور مزید یہ انفیکشن پھیلے گا. تو یہ وہی ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، اور جس طرح ہم نے لاسٹ ویو بڑی بری طرح گزاری، اور جس طرح ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ جو ہے یہ میڈیکلی یا ریسپریٹری کرپلڈ ہو جاتے ہیں لوگ. ایک ریسنٹ سٹڈی بھی شو کی ہے جس میں انہوں نے کمپیئر کیا کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان میں جو ریکوری ریٹ یا ان میں جو یہ میڈیکل کرپلڈ ہو جاتے ہیں لوگ، معذور ہو جاتے ہیں، وہی وہ اس جو وائرس کووڈ-19 کے وائرس ہیں ان میں انہوں نے کمپیئر کیا. تو انہوں نے کہا وہ ان میں اسی طرح کے مسئلے دکھائی دیے گئے، ان کی ریکوری جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہوئی، اور مطلب وہ ایک قسم کے معذور ہو گئے. تو جب معذور ہو جائے گا کوئی بھی شخص، تو وہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام نہیں کر سکے گا، وہ بوجھ بن جائے گا خاندان پہ، سوسائٹی پہ، اپنے جو اس کے ایشوز ہیں جو ہیلتھ پہ. تو یہ ساری چیزیں پھر جو ہیں خطرناک ہو سکتی ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں انڈیا والا حساب نہ ہو جائے، ظاہر بات ہے پاپولیشن ہماری زیادہ ہے، اور اس میں جو پھیلنے کا چانس ہے وہ 50% سے 200% زیادہ ہے اس ڈیلٹا ویریئنٹ کا پچھلے ویریئنٹ سے. تو اگر اس سے دیکھا جائے، اور پھر ہمارے یہاں ینگر پاپولیشن میں ہم یہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لو ریسپریٹری ٹریکٹ کو زیادہ انوالو کرتا ہے اور نمونیا کرتا ہے، اور مریض جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اور بیمار ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کی جو اموات کی شرح ہے وہ اسی طرح ہے، لیکن اگر ایک مریض جو ہے اپنے گھر چلا جائے گا، آکسیجن پہ رہے گا، ویل چیئر پہ رہے گا، تو وہ نہ صرف اپنا اس کی معذوری ہو جائے گی بلکہ گھر والوں پہ بھی بوجھ ہوگا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے. اور ڈاکٹر جاوید اکرم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ بقرہ عید آ گیا، اب لوگ جو ہے وہ منڈیوں میں جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، ایک بقرہ لینے کے لیے اس کی پوری تحقیق ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں عید کے بعد، اس عید سے پہلے کچھ کرنا چاہیے تھا، ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا. عید تک ہمیں کچھ چھٹیاں زیادہ بڑھانی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو. اگر یہ اس طرح کے ہم اقدامات کر لیں تو شاید ہمیں اس ویو میں کچھ اس کا دباؤ آ جائے، کچھ کمی آ جائے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ڈاکٹر شاسی منظور صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. عید کے حوالے سے کرونا SOPs کتنی ضروری ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے اینڈ ڈاکٹر شاسی منظور صاحب سے. ڈاکٹر جاوید صاحب، آپ نے چونکہ ویکسین کی اسٹڈی بہت زیادہ کی ہے ماشاءاللہ، اور پاکستان میں بہت سی ویکسینز جو ہیں وہ آپ کی اسٹڈی کے بعد ہی اپروو ہوئی ہیں، اس وقت لوگوں کی زندگیاں بچا رہی ہیں. لیکن عوام کی طرف سے جو ہیزیٹیشن ہے ابھی تک، ایک بہت بڑے طبقے کی ریفیوزل ہے، ہیزیٹیشن ہے، ڈاؤٹس ہے، یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلنے میں. اور آپ کیا کہیں گے کہ تمام ہر قسم کی ویکسین تمام قسم کے ویریئنٹس کے خلاف افیکٹو ہے؟ دیکھیں اس کی جو پاسبلٹیز ہیں 39,000 ہیں، اس لیے دس از ریس اگینسٹ ٹائم ایز اے سیڈ، کہ ہمیں اس کی ہرڈ امیونٹی یا اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہوگا بیفور وی گیو اٹ ٹو مچ ٹائم. تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم سب ویکسین لگائیں. اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں باقیوں کو بھی بچاؤں گا، پورے پاکستان کو بچاؤں گا اور پھر پوری دنیا کو بچاؤں گا. اس کو رخصت کرنے میں میں اپنا حصہ ڈالوں گا. تو اس دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنا ویکسین پروگرام کو ایکسلریٹ کریں. ابھی تک جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ کر رہی ہے، وچ از اگین اونلی 10%، لیس دین 10%. تو ہمیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے 80% پہ جانا ہوگا. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ یہ جو لیمڈا، ڈیلٹا اور گیبا ویریئنٹس ہیں،
اس میں میں یہ کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہم کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی میوٹیشن بھی مانیٹر کر رہے ہیں ایز اے یونیورسٹی، تو ابھی تک ہمیں اس کی ایفیکیسی کم ہوتی ضرور نظر آئی ہے ویکسین کی، لیکن ابھی تک اس چیز میں تو بہت زیادہ افیکٹو ہے، اراؤنڈ 90% یہ ویکسین افیکٹو ہیں کہ آپ کی جان بچائیں یا آپ کے پھیپھڑے کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں۔ اور سر تمام قسم کی ویکسینز ہر قسم کے ویریئنٹ کے خلاف آپ سمجھ رہے ہیں کہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے۔ جو ہم نے سی ایچ او جو ہیمسٹر اووری پہ بنی ہے سیل بیسڈ ویکسین، جس کا ہم اب تجربہ ختم کر رہے ہیں، جس کو ہم ZF2001 کہتے ہیں، وہ ٹرپل ڈوز ویکسین ہے، ہمیں وہ اس وقت سب سے زیادہ مفید وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد کینسائنو اور کی سیکنڈ ڈوز ہمیں لگانی پڑ رہی ہے۔ ہم نے کینسائنو کا کلیم دیا تھا پبلک کو کہ یہ سنگل ڈوز ہوگی، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ سنگل ڈوز کے 6 ماہ بعد کچھ کیسز آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اڈیپٹیو ڈیزائن تھا، ہم نے اڈیپٹ کر کے اب فری آف کاسٹ سیکنڈ ڈوز لگا رہے ہیں، تو اٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو 2 ڈوز۔ اسی طرح ویک اور سائنوفیم جو ہے اس کی بھی افیکٹونیس نظر آ رہی ہے، لیکن وی آر ڈیکریز ضرور ہو رہی ہے۔ جہاں تک میسنجر RNA کی ہے، اب ایک ہیزیٹنسی کی وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے اور یہ ویکسینز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، انٹرنیشنل ویکسین پاسپورٹ نہیں ہے، تو لوگ کنفیوژن میں ہیں، لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جب لگے گی کوئی میسنجر RNA ویکسین مڈرنا یا فائزر تو پھر ہم لگوائیں گے، جو کہ ایک بڑا غلط رویہ بن گیا ہے۔ یہ تو WHO کا کام تھا کہ جب اس نے ساری ویکسینز کو اپروو کیا، جتنی بھی پاکستان کی ویکسین لگ رہی ہیں، چاہے کینسائنو ہے، سائنوفارم، سائنوواک، دے آر اپرووڈ بائی WHO۔ جب اپروو کر دیا تو اس اپروول کا کیا فائدہ اگر WHO اپنی رٹ ہی نہیں انفورس کرا پا رہی ان ملکوں پہ، کہ ہر ملک کہتا ہے کہ نہیں میرے والی ویکسین لگی ہوگی تو آؤ گے۔ یہ ویکسین اور جس میں اکنامیکل بینیفٹس زیادہ دیکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو پلے ڈاؤن جو ویکسینز ہیں چائنیز میڈ، اور اسی طرح یورپین میڈ کی بھی ایک جنگ جاری ہو گئی ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل جو باڈی ہے WHO، جس کے سارے ہم ممبر اسٹیٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپروو کر دیں اور وہ انشور کریں کہ تمام ممالک ایکسپٹ کریں اس ویکسین پاسپورٹ کو، ادروائز تو دس ول گو فردر ڈاؤن ان کنٹروورسی اینڈ مور ویکسین ہیزیٹنسی۔ سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر شاہزی صاحب یہی سوال آپ سے ان دا لاسٹ کوشچن کہ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے، آپ کی میڈیکل فورس سائٹ کیا کہتی ہے کہ جتنے بھی ویریئنٹس اس وقت خاص طور پہ پاکستان میں پائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں جتنے ویکسینز لگائی جا رہی ہیں، تو تمام وہ ویکسینز پاکستان میں پائے جانے والے تمام ویریئنٹس کے خلاف افیکٹو ہیں، اور ویکسین نہ لگوانا کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور ویکسین کے خلاف جو متس پائے جاتے ہیں پاکستانیوں کے اندر، سر اس کو بھی پلیز ایڈریس کر دیجئے گا ڈاکٹر شاذلی صاحب۔ جی، جس طرح ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، ابھی WHO نے تو چائنا کو بہت زیادہ سراہا ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ڈیولپنگ کنٹریز اور جو ہماری جو ایسے ممالک ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کی بڑی ہیلپ کی ہے۔ تو آئی تھنک کہ جو سائنوفارم اور جو بھی ویکسین چائنیز ہے وہ کافی افیکٹو ہے، ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی افیکٹونیس کم ہوتی چلی جائے گی اگر ہم جلدی ویکسینیٹ ایک خاص فیصد پاپولیشن کو نہیں کریں گے، اور ہم وہ چیز اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو باقی ممالک ہیں جس طرح امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ویکسین ہے اس کی اب ایک اور تھرڈ بوسٹر ڈوز لگائے گی۔ جس طرح اب یہ ڈیلٹا اور لیمڈا آ رہی ہے ویریئنٹ، اس میں اس کی افیکٹونیس کم ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے بالکل ہی مطلب اب یہ مطلب اس کا کوئی افیکٹ نہیں رہے گا، لیکن افیکٹونیس کم ہوگی۔ ہمارے پاس لوگ ڈیلی آتے ہیں میرے پاس، اس میں سے 3-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو کووڈ-19 یہ ویریئنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلی اس میں بھی دیکھا تھا، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں ان کو بیماری ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ان کی بیماری کی شدت نہیں ہوتی، ان کی ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوتی، اور وہ ان کا ریکوری ٹائم جو ہے ان لوگوں سے بہتر ہوتا ہے جو لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہوتے۔ اور دوسری بات، جہاں تک متس کا تعلق ہے، دیکھیں وہ متس تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی۔
हम नेगेटिव चीज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करते। और दुनिया ने देखा है, बहुत सारे ममालिक ने खोल दिए अपने एसओपीज खत्म कर दिए, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एक जो पॉपुलेशन जितना उन्होंने वैक्सीनेट करना था हर्ड इम्यूनिटी के लिए, उन्होंने वो एसओपीज खत्म कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस ओपन कर ली। तो हम जितना डिले करेंगे और हम इस मिथ्स में जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन एक हद तक वैक्सीनेट नहीं होगी, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक तो ये होगा कि ये वेरिएंट आता रहेगा और हम फुली जो अपने आप को इस चीज से निकाल नहीं पाएंगे, जो एसओपीज हैं, जो मिलना जुलना है, जो हम ये डेली चीजें आप अपने मीडिया के थ्रू हम डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो नहीं कर सकेंगे। दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होगी, और तीसरा जो है, लोग बीमार होते जाएंगे और हमारे हेल्थ केयर पे बर्डन आता जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि हमें उन महफूजों, उन स्टोरियों को पीछे रखना चाहिए और हमें जल्द इस अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंसूर साहब एंड डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप लोगों की एनलाइटेंड डिस्कशन के साथ और रहनुमाई के साथ। आई एम श्योर कम अज कम मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, अवाम को भी बहुत कुछ जानने के लिए और उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा कि खुदारा ईद के मौके पे एसओपीज की एहतियात कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, घरों से बाहर मत निकलिए, ईद घरों के अंदर महफूज रह के, एक दूसरे से दूर रह के जो है घरों के बाहर आप बिल्कुल मत निकलिए, एहतियात कीजिए, हाथ मुसलसल धोते रहिए, इसी में आपकी जिंदगी महफूज रहेगी और बाकी सबकी जिंदगी महफूज रहेगी। जिंदगियां महफूज होंगी तो ही आप ईदें मना सकेंगे, वरना फिर आप महफूज ज़ाहिर नहीं रह सकेंगे। सो इसी इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब एंड डॉक्टर शाज़ली मंसूर साहब। आई सी यू इंशाल्लाह इन द कमिंग प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।